साथियों जोहार। आज मैं क्रीमी लेयर के मसले पर बातचीत करना चाहता हूँ। इस पर बातचीत करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि विगत 22 अप्रैल को जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने सरकार से कहा कि एससी एसटी के आरक्षण के मसले पर क्रीमी लेयर के सिद्धांत को लागू किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में यह भी कहा कि पिछले 70 वर्षों से दलित और आदिवासी समुदाय के धनी लोग ही आरक्षण का मलाई खा रहे हैं। जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने 2018 में ऐसा ही ऑब्जर्वेशन किया था। अब सवाल उठता है कि क्या सचमुच में सुप्रीम कोर्ट को आदिवासी और दलित समुदाय में जो पीछे छूट गए हैं उनके बारे में चिंता है, या सुप्रीम कोर्ट क्रीमी लेयर को एक हथियार बनाकर दलित और आदिवासी समुदाय के ऊपर हमला करना चाहती है। सवाल यह भी है कि क्या आरक्षण गरीबी हटाओ योजना है। हमें यह भी सवाल उठाना चाहिए कि क्या दलित और आदिवासी समुदाय के आर्थिक रूप से समृद्ध लोगों के साथ वर्ण और जाति के आधार पर भेदभाव और अत्याचार खत्म हो चुका है। सबसे हास्यास्पद बात यह है कि अपर जुडिशियरी में यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पिछले 70 वर्षों से देश के सिर्फ 300 स्वर्ण परिवारों का कब्जा है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने कभी इस पर सोचा? क्यों सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने कभी इस पर सवाल नहीं उठाया? क्या यह न्याय के सिद्धांत पर आधारित है? क्यों सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने कभी यह नहीं कहा कि अपर जुडिशियरी के लिए भी संघ लोक सेवा आयोग की तरह कोई राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा का आयोजन किया जाना चाहिए? जब आदिवासी और दलितों पर बात आती है तब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो है आंख खोल खोल के, आंख फाड़ फाड़ के देखते हैं, लेकिन जब वो मसला उनके ऊपर आती है तब उसमें जो है कि वो चुपचाप रहते हैं, मौन हो जाते हैं। विगत दिनों, जिसके बारे में मैंने पिछले एपिसोड में चर्चा किया कि आंध्र प्रदेश की सरकार ने अनुसूचित क्षेत्र में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 100% आरक्षण आदिवासियों के लिए किया था। सुप्रीम कोर्ट के इसी संविधान पीठ ने कहा कि यह असंवैधानिक है क्योंकि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यही खंडपीठ मौन रहा जब मोदी सरकार ने आरक्षण को 50% से बढ़ाकर गरीब स्वर्णों को आरक्षण देने के लिए 60% तक कर दिया। क्यों इस तरह की दोहरी नीति सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ कर रहा है? सवाल तो पूछा ही जाएगा। अब हम क्रीमी लेयर के मसले पर समझते हैं थोड़ा कि क्या दलित और आदिवासी समुदाय के आरक्षण में क्रीमी लेयर के बरकरार रहते आरक्षण की क्या स्थिति है। क्या उच्च शिक्षा संस्थानों में आरक्षित पद पूर्ण होते हैं? क्या सरकारी नौकरियों में आरक्षित सीट पूर्ण हो जाते हैं? नहीं। आदिवासी और दलितों के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों, खासकर मेडिकल और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आप खोज लीजिए, आरक्षण का कोटा पूरा नहीं होता है, काफी सीटें खाली रह जाती है। तो जब एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर को जो है कि लागू कर दिया जाएगा तब क्या होगा? बहुत सारे सीट ऐसे ही खाली रह जाएंगे। दूसरा, सरकारी नौकरी में हम लोग देखते हैं केंद्र सरकार के द्वारा लोकसभा में रखे गए आंकड़ों को जब हम देखते हैं तब समझ में आता है कि बैकलॉग की क्या स्थिति है। केंद्र सरकार के अंतर्गत 78 मंत्रालयों एवं विभागों का आंकड़ा जो है कि 2012 तक का है, वो है कि एससी एसटी और ओबीसी के लिए जो आरक्षित सीट थे
उसमें से 92,589 सीट खाली रह गए थे, बैकलॉग में चले गए थे, मतलब इसके लिए कैंडिडेट नहीं मिले। इस बैकलॉग को पूरा करने के लिए सरकार ने अभियान चलाया, जिसके अंतर्गत 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31 दिसंबर 2016 तक 63,876 पदों को भरा गया और 28,713 पद फिर भी रिक्त रह गए और उसे फिर से बैकलॉग में डाल दिया गया। 1 जनवरी 2017 को 28,713 बैकलॉग रह गया था। अब इसमें अगर समुदाय के आधार पर देखेंगे तो एससी के लिए 8,227 सीटें खाली रह गई, एसटी के लिए 6,955 सीटें खाली रह गई, ओबीसी के लिए 13,535 सीटें खाली हो गई। इतना ही नहीं साथियों, कई राज्य सरकारों ने, झारखंड का उदाहरण देता हूं, जब रघुवर दास झारखंड के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने खुद कहा था नौकरी की कोई कमी नहीं है, योग्य उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसी से आप समझ लीजिए कि यदि क्रीमी लेयर को खत्म कर दिया गया तो क्या स्थिति होगी। खासकर एससी और एसटी के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिए जो रिजर्व किया गया है सीटें, वो खाली रह जाएंगी। सरकारी नौकरियों में भी काफी सीटें खाली रह जाएंगी। अब इसका फायदा किसको होगा? खासकर उच्च शिक्षण संस्थानों में जो नामांकन के लिए रिजर्वेशन है एससी और एसटी के लिए, उसका सीधे सीधे फायदा जो है सवर्णों को होगा। कैसे सवर्णों को होगा? क्योंकि इस मसले पर अर्चना ठाकुर बनाम हिमाचल सरकार के मसले पर हिमाचल उच्च न्यायालय ने आदेश दिया 2018 में कि एससी और एसटी के लिए नामांकन का जो भी पद खाली है उसको सामान्य वर्ग से भरा जाना चाहिए। देखिए कितना बड़ा षड्यंत्र है। मतलब आदिवासी और दलितों के लिए आरक्षित सीट को लूट के सवर्णों को दे दो। सरकारी नौकरी को निश्चित रूप से सवर्णों को नहीं देंगे, लेकिन जब लंबे समय तक बैकलॉग रहेगा तब क्या करेंगे? अंत में उसको भी इसी तरह कोई ना कोई रास्ता निकलकर सवर्णों को सौंप दिया जाएगा। अब इसमें यह भी सवाल पर हमें चर्चा करना चाहिए कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू करने के बावजूद जो आदिवासी और दलित समाज में पीछे रह गए हैं, उनको फायदा क्यों नहीं मिलेगा? उनको फायदा इसलिए नहीं मिलेगा साथियों, क्योंकि हमारा प्राथमिक शिक्षा का जो आधार है, उसका बुनियाद है, वो बहुत ही खराब है। मैंने खुद जंगलों में जा के सरकारी स्कूलों में देखा है कि वहां की स्थिति क्या है। आज के तारीख में जितने भी सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वो किन के बच्चे पढ़ रहे हैं? आप अगर जाएंगे तो देखेंगे लगभग 80 से 90% जो बच्चे हैं वो मूलतः आदिवासी और दलित समुदाय से हैं। कोई कोई स्कूल ऐसे भी आपको मिलेंगे जहां पे 100% दलित और आदिवासी समुदाय के बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका शिक्षा का स्तर क्या है? कहीं देखिएगा क्लास 1 से 7वां तक 3 शिक्षक हैं, क्या पढ़ाएंगे? उसी का नतीजा है कि 5वां क्लास के विद्यार्थी 3रा क्लास का मैथ नहीं बना सकते हैं। 7वां क्लास के विद्यार्थी 5वां क्लास का मैथ नहीं बना सकते हैं। 5वां क्लास के विद्यार्थी 3रा क्लास का हिंदी नहीं पढ़ सकते हैं। इतना ही नहीं, इनको जो है कि 8वां क्लास तक फेल नहीं करना है, तो 8वां क्लास तक ये पास हो जाते हैं बिना पढ़े हुए, तब 9वां क्लास में जो है कि बड़े पैमाने पर ड्रॉप आउट होता है। और कुछ निकल भी जाते हैं तो 10वां 11वां जाते जाते काफी संख्या में ड्रॉप आउट हो जाता है, और जो बच जाते हैं वो बहुत कम, उनमें भी उतना क्वालिटी नहीं है।
वो जब कंपटीशन में जाएंगे तो कंपटीशन वो पास नहीं कर पाएंगे। बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो अपनी मेहनत से सरकारी स्कूल में पढ़ने के बावजूद जो है कि कंपटीशन पास कर पाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्रीमी लेयर के सिद्धांत को लागू करने के बावजूद दलित और आदिवासी समुदाय के जो पीछे रह गए हैं वो लोगों को फायदा नहीं होगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को खुद पहल करना चाहिए। मैं तो बार बार कहता हूं कि आप जो है समान शिक्षा के लिए पहल क्यों नहीं करते हैं? जब संविधान कहता है कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को समानता की गारंटी दी जानी चाहिए, समानता कहां से आएगा? जब शिक्षा व्यवस्था में एकरूपता नहीं होगी तो समानता कभी नहीं आएगा। आप सोचिए कि दलित और आदिवासी बच्चे खिचड़ी स्कूलों में पढ़ रहे हैं और बाकी जो है स्वर्णों के बच्चे एप्पल स्कूल में पढ़ रहे हैं। एप्पल स्कूल इसलिए मैं बोलता हूं, बड़ा बड़ा स्कूल में आप चले जाइए, उनका मेनू में एप्पल रहता है, बच्चों को एप्पल खाना है। तो जब एप्पल स्कूल में पढ़ रहे हैं वो बच्चे और खिचड़ी स्कूल में पढ़ रहे हो बच्चे, दोनों को एक साथ कंपटीशन में बैठाएंगे, कैसे होगा? आज दलित और आदिवासी लोग बड़े बड़े नौकरियों पर क्यों पहुंच पा रहे हैं? वो इसीलिए पहुंच पा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी या तो निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं या फिर मिशनरी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। लेकिन जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उसमें बहुत कम लोग जो है आगे निकल पा रहे हैं, आगे आ पा रहे हैं। इसमें हमें यह भी सवाल करना चाहिए और बार बार करना चाहिए कि क्या आरक्षण गरीबी हटाओ योजना है? क्या सुप्रीम कोर्ट को इसका जवाब नहीं देना चाहिए? आरक्षण मूल रूप से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का मसला है, यह कोई गरीबी हटाओ योजना नहीं है। इसीलिए आप देखिए कि जो दलित और आदिवासी नौकरी करने के बाद आर्थिक रूप से समृद्ध भी हो गए, तब भी जो है उनके साथ वर्ण आधारित, जाति आधारित भेदभाव और अत्याचार हो रहा है इस देश में। इस देश में जितना बड़ा से बड़ा पद में बैठा हुआ दलित और आदिवासी से पूछिए आप कि कभी ना कभी उनके साथ किसी तरह भेदभाव हुआ कि नहीं हुआ। वो आपको आके बताएंगे कि किस तरह से उनके साथ आदिवासी और दलित होने की वजह से भेदभाव किया जाता है। जब आरक्षण प्रतिनिधित्व का मसला है तब हमें यह भी देखना चाहिए कि प्रतिनिधित्व किस तरह का है हमारे देश में। इसके बारे में मैं पिछले बार भी बात किया, फिर भी एक बार फिर से मैं इसको आपके सामने रख रहा हूं। यदि हम लोकतंत्र के चारों स्तंभों का मूल्यांकन करेंगे तब हमें स्पष्ट तस्वीर दिखाई देती है। यदि हम विधायिका को देखेंगे तो आज भी विधायिका में लगभग 93% स्वर्णों का कब्जा है। कार्यपालिका में 96% स्वर्णों का कब्जा है। न्यायपालिका में 94% स्वर्णों का कब्जा है और मीडिया में 99% स्वर्णों का कब्जा है। यदि हम नौकरी और ये सारे चीजों को एक जगह मिला देते हैं तो तस्वीर ऐसी बनती है कि देश के 85% दलित, आदिवासी और ओबीसी के पास 15% प्रतिनिधित्व है और देश के 15% सवर्णों के पास 85% सीटों पर कब्जा है। ये कौन सा सिद्धांत में न्याय हुआ? क्या इसको नहीं कहेंगे कि स्वर्णों ने सब कुछ अपने लिए आरक्षित कर दिया है? अब देखिए, जब इस देश में आरक्षण पर बहस होता है तब स्वर्ण लोग क्या दलील देते हैं? वो कहते हैं कि आरक्षण ने देश को बर्बाद कर दिया, आरक्षण ने समाज को तोड़ दिया, आरक्षण की वजह से भेदभाव है देश में, आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, आरक्षण से समाज का और देश का भला नहीं हो सकता है। ये सोचने वाली बात है। जब देश का 85% सीटों पर 15% स्वर्णों का कब्जा है और मैंने आपको लोकतंत्र के 4 स्तंभों की स्थिति बता दिया, जहां पर स्वर्णों का कब्जा 90% से ऊपर है, तो फिर आरक्षण ने देश को किस तरह से बर्बाद कर दिया?
जहां इस देश की न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया में दलित और आदिवासियों का कब्जा ना के बराबर है, तो आप किस तरह से आप कह सकते हैं, कैसे आरोप लगा सकते हैं कि आरक्षण ने देश को बर्बाद कर दिया। इस देश के जितने बड़े बड़े बैंकों का पैसा लेकर विदेश भाग गए, वो कौन लोग थे? वो मूलतः स्वर्ण लोग हैं। स्वर्णों ने एक षड्यंत्र के तहत मिलजुल कर देश का खजाना को लूटा और देश से फुर हो गए। लेकिन आरोप कहां लगा रहे हैं? आरक्षण पर, ताकि इधर ध्यान रहे और मूल चीज पर हम चर्चा ना करें, मूल चीज पर सवाल ना उठाएं कि कैसे इस देश के 15% स्वर्णों ने देश को लूटकर, देश के खजाना को लूटकर देश को कंगाल बना दिया, देश को बर्बाद कर दिया और इस देश के संविधान को लागू करने नहीं दिया और दलित, आदिवासी और ओबीसी के साथ भेदभाव जारी रखा। जब आरक्षण पर बहस होता है तो सवर्ण कहते हैं कि आरक्षण का आधार आर्थिक होना चाहिए। तथाकथित गरीब स्वर्णों को आरक्षण देने के नाम पर मोदी सरकार ने कानून बनाया। अब उसमें क्या आधार माना गया? आधार माना गया कि जो स्वर्ण प्रति माह 65,000 रुपये यानी प्रति वर्ष 8 लाख रुपये या उससे कम कमाता है, वो गरीब है, इसलिए उसको आरक्षण देना चाहिए। उन्होंने आरक्षण दिया। ये बड़ा हास्यास्पद है साथियों कि प्रति महीना 65,000 यानी प्रति वर्ष 8 लाख रुपए कमाने वाला स्वर्ण गरीब है, इसलिए उसको आरक्षण दिया गया। लेकिन वहीं पर प्रति माह 65,000 यानी प्रति वर्ष 8 लाख रुपए कमाने वाला दलित और आदिवासी को आरक्षण का मलाई खा रहा है बोल के उसे आरक्षण छीनने की वकालत हो रही है। और यह जो है न्यायपालिका कर रहा है। जब 8 लाख रुपया प्रतिवर्ष कमाने वाला स्वर्णों को आरक्षण दिया गया, उस पर सुप्रीम कोर्ट मौन रहा, तो फिर वही सुप्रीम कोर्ट प्रतिवर्ष 8 लाख रुपया कमाने वाले दलित और आदिवासियों का आरक्षण छीनने पर क्यों तुला हुआ है? यही बात हमारे देश के दलित, आदिवासी और ओबीसी को समझना पड़ेगा। हमें यह समझना चाहिए कि कैसे स्वर्णों का इस देश में गठजोड़ है। वो जानते हैं इस देश में मात्र 15% स्वर्ण है। यदि उनका आपस में गठजोड़ नहीं होगा तो देश में शासन नहीं कर सकते हैं। इसलिए विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और मीडिया सभी एक साथ काम करते हैं और इनको पता है कि यदि 85% दलित, आदिवासी और ओबीसी एकजुट हो जाते हैं तो उनकी सत्ता चली जाएगी। इसीलिए उन्होंने दलित, आदिवासी और ओबीसी के दिमाग में धर्म का अफीम भर दिया। देख लीजिए, हमेशा हम लोग लड़ते हैं हिंदू मुस्लिम, सरना ईसाई। जब इस देश में हिंदू मुस्लिम दंगा होता है तो उसमें कौन जो है त्रिशूल और तलवार और भाला लेके निकल पड़ता है? यही दलित, आदिवासी और ओबीसी। गुजरात दंगा उठा के देख लीजिए, कौन निकल आए थे? क्योंकि स्वर्णों ने हमारे दिमाग में यही डाल दिया है। उनको मालूम है कि धर्म का अफीम जो है उसी से वो अपना शासन करेंगे 85% लोगों पर। हम लोगों को, दलित, आदिवासी और ओबीसी को मानसिक रूप से गुलाम बना दिया है। हम लोगों को कहता है गर्व से कहो हम सब हिंदू हैं, लेकिन जब आरक्षण के तहत अधिकार लेने की बात होती है, जब संवैधानिक अधिकार लेने की बात होती है, जब संवैधानिक अधिकार देने की बात होती है, तब वो क्या करते हैं? वो दलित, आदिवासी और ओबीसी पर हमलावर हो जाते हैं। जिस दिन आदिवासी, दलित और ओबीसी ये बात समझ गए, वो इस देश में शासन करेंगे। और जब तक नहीं समझेंगे, समझ लीजिए स्वर्ण लोग हम लोगों को ऐसे ही मानसिक रूप से हमेशा गुलाम बना कर रखेंगे। यदि आज भी आदिवासी, दलित और ओबीसी समुदाय के लोग नहीं समझते हैं तो ऐसा समय आएगा जब सवर्ण लोग
विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया का उपयोग करते हुए देश के संविधान को खत्म कर देंगे और यहाँ पर मनुस्मृति को लागू करते हुए हमें गुलाम बना देंगे और अपने पैरों के तले कुचल डालेंगे। हम लोग जो है अछूत और गुलाम बनकर इस देश में रहने को मजबूर होंगे। आज हमारे देश के दलित, आदिवासी और ओबीसी समुदाय के लोगों को बहुत स्पष्ट तौर से कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा। एक तो यह कि सवर्ण समुदाय के लोग हमेशा से कुतर्क करते रहे हैं। जैसे आरक्षण के सवाल पर वो कहते हैं कि आरक्षण की वजह से समाज जो है वो बंटा हुआ है, आरक्षण की वजह से आपसी भेदभाव और मनमुटाव है। जबकि सच्चाई यह है कि समाज में वर्ण और जाति आधारित भेदभाव होने की वजह से आरक्षण को लाया गया है। दूसरा यह कि सवर्ण समुदाय के लोगों के बीच में बहुत बड़ा मजबूत गठजोड़ है। इसी का परिणाम है कि वो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया का बखूबी उपयोग करते हुए दलित, आदिवासी और ओबीसी समुदाय के लोगों के अधिकारों को निरंतर छीन रहे हैं। उसके अलावा तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझना होगा कि स्वर्ण समुदाय के लोग जिनके अधिकारों को कब्जा करते हैं, जिनके हकों को मारते हैं, उनको ही अपने पक्ष में खड़ा करते हैं और खुद का सुरक्षा करते हैं। हमें समझना है कि सवर्णों ने जिस तरह से क्रीमी लेयर सिद्धांत का उपयोग करते हुए ओबीसी समुदाय के लोगों का हक छीना, उसी तरह से उसी हथियार का उपयोग करते हुए आदिवासी और दलितों के संवैधानिक अधिकार को छीनना चाहते हैं। इसलिए साथियों, आज जरूरत है कि हमारे देश के दलित, आदिवासी और ओबीसी जागरूक हो, एकजुट हो और अपने अधिकारों को हासिल करने के लिए संघर्ष करें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।